पिछले क्लास में हम लोग नर्स्ट इक्वेशन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़े थे। जो टॉपिक जहां पे क्लास खत्म हुआ था वो था नर्स्ट इक्वेशन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसी का थ्योरी आपको पढ़ाया गया था, जिसमें इस फॉर्मूले पे आगे क्लास खत्म हुआ था। E नॉट सेल इज इक्वल्स टू 0.0591 बाई n log Kc। यहीं पे क्लास को खत्म किया गया था। अभी आपको इस पर बेस्ड एक छोटा सा सवाल दिखाने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन लिया गया है वो है NCERT के एग्जाम्पल से, और एग्जाम्पल है 3.2। तो क्वेश्चन में लिख रहे हैं कैलकुलेट द equilibrium constant of the reaction दिया हुआ है कॉपर सॉलिड प्लस 2Ag प्लस एक्वस Cu प्लस 2 एक्वस 2Ag सॉलिड। ये रिएक्शन दिया हुआ है और इसी क्वेश्चन में E नॉट सेल का वैल्यू दिया हुआ है 0.46 वोल्ट। ये क्वेश्चन हो। अब आप देखिए, इसमें आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा है, मतलब आपको ये Kc पूछ रहा है। कभी भी अगर Kc निकालना है तो आपको ये चाहिए N और ये चाहिए E नॉट सेल। तो E नॉट सेल आपको क्वेश्चन में दे दिया है, आपको केवल N चाहिए, जो कि बहुत आसान सा सवाल हो गया। देखिए, N निकालने के लिए पहले तो आप रिएक्शन को लिख लें। Cu सॉलिड 2Ag प्लस एक्वस Cu प्लस 2 एक्वस 2Ag सॉलिड। आप देख रहे हैं कि जब कॉपर इस कॉपर आयन में चेंज हुआ तो यहां पर 0 चार्ज है और यहां पर 2 चार्ज है, मतलब कि इसका 2 चार्ज बढ़ गया। तो 2 चार्ज बढ़ गया तो कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा? तो 2 इलेक्ट्रॉन। चार्ज जितना से बढ़ता है उतना इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। यहां पर देखिए कि एक Ag पर +1 है तो 2 Ag पे +2 है, +2 और ये 0, मतलब कि दो चार्ज यहाँ पे घट रहा है, तो यहाँ भी N का वैल्यू 2 हुआ। आप देख रहे हैं जितना इलेक्ट्रॉन का लॉस उतना इलेक्ट्रॉन का गेन होना चाहिए। खैर, आपको इस रिएक्शन में N का वैल्यू पता चल गया कि N का वैल्यू है 2। अब जब N पता है और ये पता है तो करना क्या है कि पहले तो फॉर्मूला लिख देना है कि E नॉट सेल इज इक्वल्स टू 0.0591 बाई N log Kc। E नॉट सेल का वैल्यू जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है पुट कर देना है। 0.0591 N का वैल्यू जो आया है वो पुट कर देना है log Kc। अब log Kc इज इक्वल्स टू, इसको गुना करना है 0.46 इंटू 2 और इसको डिवाइड कर देना है 0.0591। इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो log Kc बराबर आ जाएगा 15.6। ये log Kc बराबर है। आपको Kc निकालना है तो बताया है कि कभी भी अगर log हटाना होता है तो इधर वाले नंबर का एंटी लॉग लेते हैं। तो फिर एंटी लॉग लेंगे 15.6 का। एंटी लॉग के लिए आपको बता चुके हैं कि पॉइंट के पहले वाले नंबर को छोड़ देते हैं, पॉइंट के बाद वाले नंबर को जोड़ा बनाते हैं। कुछ भी नहीं है तो 0 लिखेंगे। तो 0.60 का
0.60 का जीरो देखेंगे एंटी लॉग टेबल। एंटी लॉग टेबल जो है किताब में, उसमें 0.60 का जीरो देखेंगे तो है 3981। 3981 एक अंक के बाद डेसिमल देंगे, पॉइंट के पहले जो छोड़े हैं 15 तो उसको 10 का पावर में लिख देंगे। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आपको बता दें कि ये नर्स इक्वेशन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये फॉर्मूला पिछले क्लास में लिखवा के छोड़ा गया था, तो इसी पर बेस्ड पहले एक सवाल दिया गया। अब आगे का टॉपिक पढ़ाते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब जो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है गिब्स एनर्जी एंड वर्क डन। जो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है गिब्स एनर्जी एंड वर्क डन। इसको पढ़ने के लिए कुछ कुछ बात पहले पुराना आपको बता रहे हैं। जैसे जब नर्स इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड प्लस आर टी एन एफ लॉग बेस ई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइज्ड स्टेट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिड्यूस्ड स्टेट। पहले ये लिखवाए थे, ये आपको लेक्चर नंबर 2 में ये हुआ था। लेक्चर नंबर 2 में जिन लोग को ये प्रॉब्लम हो वो पीछे लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। पहले लिखवाए थे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड प्लस RTNF log base E concentration of oxidized state by concentration of reduced state। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड प्लस RTNF। जान जाइए लॉग बेस E को ln भी कहते हैं, लॉग बेस E को ln भी कहते हैं। ln concentration of oxidized state by concentration of reduced state। उसके बाद फिर ये जान जाइए EMN plus by M is equals to E naught MN plus by M plus RT। R का अगर वैल्यू रख दे 8.314, बताए थे कि ये गैस कांस्टेंट है, इसका वैल्यू इतना है। टेम्परेचर 298 पर लेके काम किया जाता है। N का मतलब है कि इस प्रोसेस में कितना इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है या कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। जो इलेक्ट्रोड है कैथोड होगा या एनोड होगा, तो वो जब कैथोड अगर होगा तो उसमें रिडक्शन हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा होगा। अगर एनोड होगा तो ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा होगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस या कितना इलेक्ट्रॉन का गेन। F को बताए थे फैराडे कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 96500। ये 96500 एग्जैक्ट नहीं होता है, ये होता है 96487। ये इतना होता है, ये एग्जैक्ट वैल्यू हो, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। लेकिन कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 96500 भी लिया जाता है। फिर ये जो लॉग बेस E है, लॉग बेस 10 में अगर इसको चेंज करना है तो 2.303 से इसको गुना करते थे, तब ये लिखते थे log base 10 concentration of oxidized state by concentration of reduced state। उसके बाद EMN plus by M is equals to E naught MN plus by M। इतना को गुणा करके इससे अगर डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.0591 by N log concentration of oxidized state by concentration of reduced state। ये इतना इसलिए बता दिए दोबारा क्योंकि ये इतनी दफा यूज कर लिए हैं कि हो सकता है कि आप ये भूल गए, इसलिए बता दिए कि ये जो वैल्यू है वो कहां से आया है। तो RTNF ln इसको ऑपरेट करने में ये वैल्यू है, इसलिए ये बता दी। इसको इसलिए भी बता दिए
क्योंकि ये तो नस्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड है, हम लोग नस्ट इक्वेशन फॉर सेल जब लिखे थे तो डायरेक्ट लिख दिए थे कि ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 by n log concentration of product by concentration of reactant। ये डायरेक्ट लिख दिए, आपको बता दिए कि ये जो वैल्यू है वो किसको ऑपरेट करने पे आ रहा है। तो उसी तरीके से इसका जो ओरिजिनल फॉर्म होगा नस्ट इक्वेशन फॉर सेल का वो होगा ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस, ये कहां से आया तो आर टी एन एफ, यहां पे एल एन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये दिमाग में रखना है कि ये इसका ओरिजिनल फॉर्म है नस्ट इक्वेशन फॉर सेल का। इसी को जब ऑपरेट कर रहे हैं तब जाकर के ये आ रहा है। तो ये तो हम लोग बार बार यूज किए ही हैं, लेकिन इसका ओरिजिनल फॉर्मेट ये है जिसको कि हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे गिव्स एनर्जी एंड वर्क डन में। तो एकाएक आपको प्रॉब्लम नहीं आ जाए इसीलिए इसको भी लिख दिए हैं। कॉपी पर ये सब बात भी नोट कर लेना है। दोबारा कॉपी पर ये भी बात नोट कर लेना है कि F है फराडे कांस्टेंट, इसका वैल्यू है 96500, एग्जैक्ट वैल्यू है 96487। एनसीईआरटी में बहुत सारा ऐसा न्यूमेरिकल मिलेगा जिसमें एग्जैक्ट वैल्यू लेके बनाएंगे। आप 96500 भी लेके बनाएंगे तो कोई समस्या नहीं है, ये भी लेके बनाएंगे कोई समस्या नहीं है। दोनों में से कोई लेके बनाइए, आंसर जो भी आएगा वही आपका आंसर सही माना जाएगा। ये लेके बनाइएगा तब भी सही, ये लेके बनाइएगा तब भी सही। हाँ, अगर किताब में ये लेके बनाया है आप ये लेके बनाएंगे तो हो सकता है किताब का आंसर मैच नहीं करे, लेकिन ये नहीं है कि आप गलत बना रहे हैं। 96500 आप हमेशा ले सकते हैं, आप चाहें तो ये एग्जैक्ट वैल्यू 96487 भी ले सकते हैं। किताब में एनसीईआरटी में ये प्रॉब्लम है, बाकी आप कोई भी रेफरेंस बुक बनाएंगे तो उसमें 96500 ही लेगा। और कोई भी बोर्ड वगैरह का सवाल बनाइएगा, अगर बोर्ड में अगर क्वेश्चन में अगर वैल्यू अगर दे दिया एफ का गलती से तो यही वैल्यू देगा, नहीं तो आप इसको डायरेक्ट लेके बना सकते हैं। लेकिन हम बता दें कि एग्जैक्ट वैल्यू ये होता है 96487। पहले तो इसको नोट कर लीजिए। अब बात थोड़ा गिब्स एनर्जी पर कर ले रहे हैं। ये गिब्स एनर्जी क्लास 11th में पढ़ना था और क्लास 11th में थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ना था। थर्मोडायनेमिक्स इसलिए इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर पहले बता दे रहे हैं क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो क्लास 11th में नहीं पढ़े होंगे और डायरेक्ट क्लास 12 पढ़ रहे होंगे, तो उनको भी कोई प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हो इसलिए बता रहे हैं। गिब्स एनर्जी को ऐसे लिखते हैं डेल्टा जी, गिब्स एनर्जी चेंज डेल्टा जी ऐसे लिखते हैं। ये क्या पढ़ना था थर्मोडायनेमिक्स में वो पता है। 11th में थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ना होता है स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये क्लास 11th में पढ़ना होता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस उस प्रोसेस को कहते हैं जो अपने आप होता है, वो प्रोसेस जो अपने आप होता है या जिसको थोड़ा इनिशिएट कीजिए तो अपने आप होने लगे। वो रिएक्शन जो अपने आप होता है या जिसको थोड़ा इनिशिएट कीजिए तो अपने आप होने लगे, उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मतलब जो हो सकता है, और जो हो ही नहीं सकता है वो होता है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जैसे पहाड़ पर से पानी का नीचे की तरफ गिरना अपने आप होता है, वाटरफॉल, पहाड़ पर से पानी अपने आप नीचे गिर रहा है, इसके लिए कुछ करना नहीं, तो ये हुआ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। लेकिन पूरे वर्ल्ड में कहीं सुने वाटर राइज कि पहाड़ में पानी अपने ऊपर चढ़ रहा है, तो ये नहीं हो सकता। तो ये हुआ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। किसी ठंडे ऑब्जेक्ट को गर्म ऑब्जेक्ट के मदद से गर्म करना हो सकता है। हॉट ऑब्जेक्ट को कोल्ड ऑब्जेक्ट में सटाएं
तो जो कोल्ड ऑब्जेक्ट है वो धीरे धीरे हॉट होने लगे। ये हो सकता है स्पॉन्टेनियस। लेकिन ऐसा हो सकता है कि ठंडे ऑब्जेक्ट को गर्म ऑब्जेक्ट पे सटाएं, ठंडा ऑब्जेक्ट और ठंडा होने लगे, ये नहीं हो सकता है। तो ये हुआ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो वैसे ही जो रिएक्शन हो सकता है स्पॉन्टेनियस और जो रिएक्शन नहीं हो सकता है नॉन स्पॉन्टेनियस। साइंटिस्ट लोग सोचा कि क्यों कोई रिएक्शन होता है, क्यों कोई रिएक्शन नहीं होता है, उसका क्राइटेरिया देने का। तो साइंटिस्ट लोग 3 क्राइटेरिया दिया था। पहला था डेल्टा एच क्राइटेरिया, दूसरा था डेल्टा एस क्राइटेरिया, तीसरा था डेल्टा जी क्राइटेरिया, जो हम लोग ये देख रहे हैं डेल्टा जी। यही मेन क्राइटेरिया था। तो ये तो क्लास 11th का बात है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा बात हम फिर से बताते हैं कि साइंटिस्ट लोग ये सोचा कि बताते हैं कि कब कोई रिएक्शन होएगा अपने से, कब कोई रिएक्शन अपने से नहीं होगा। तो क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी वो लोग 3 क्राइटेरिया दिया, डेल्टा एच, डेल्टा एस, डेल्टा जी। ये हुआ इंथैल्पी चेंज, ये हुआ एंट्रोपी चेंज, ये हुआ गिब्स एनर्जी चेंज। हम लोग ये गिब्स एनर्जी चेंज से मतलब साइंटिस्ट लोग ये बताया कि अगर कोई रिएक्शन में डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव होगा तो वो रिएक्शन अपने आप होगा स्पॉन्टेनियस। आपको सीधे ये याद रखना है कि डेल्टा जी का वैल्यू अगर निगेटिव है तो कोई रिएक्शन होगा, डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगा। डेल्टा जी का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव है, अगर किसी रिएक्शन में डेल्टा जी निगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा जी पॉजिटिव है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी 0 होता है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होता है। तो दिमाग में रखें कि ये डेल्टा एच, डेल्टा एस, डेल्टा जी गिव्स एनर्जी चेंज, ये क्या है? तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं इसके वैल्यू से पता चलता है। अगर इसका वैल्यू डेल्टा जी का वैल्यू किसी रिएक्शन के लिए नेगेटिव दिया हुआ है तो समझिए कि वो रिएक्शन अपने आप होगा। अगर डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव दिया हुआ है तो वो रिएक्शन नहीं होगा। गिब्स एनर्जी में यही बात जानना है। ये क्लास 11th का है, थर्मोडायनेमिक्स का। थोड़ा सा ऐसे ही बता दिए कि दिमाग में रहे कि हाँ डेल्टा जी का वैल्यू क्या बताता है। तो बस ये कि कोई रिएक्शन अपने आप होगा कि नहीं होगा। कैसे पता करेंगे? तो उसका साइन देख के पता करेंगे। डेल्टा जी अगर निगेटिव है तो कहेंगे कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, अपने आप होने वाला रिएक्शन है, और अगर पॉजिटिव है तो रिएक्शन नहीं होगा। तो जो भी लिखे थे वो आप अपने कॉपी पे भी इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद फिर कॉपी पर हेडिंग देंगे इस टॉपिक में पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, इसको भी से डिनोट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। देखिए ये आपको करंट जब चैप्टर पढ़िएगा या इलेक्ट्रोस्टैट अगर पढ़े होंगे तो इलेक्ट्रोस्टैट में भी पढ़ाया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस, ये सब डेफिनेशन। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इट इज डिफाइंड एज work done it is defined as work done in bringing unit positive charge from one point to another point in an इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे अगर कोई चार्ज है तो चार्ज के चारों तरफ एक एरिया डेवलप कर देगा, जिस एरिया में अगर कोई दूसरा चार्ज इंटर करे तो उस चार्ज पे फोर्स लगे। इस एरिया को, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पे कोई चार्ज है, अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ही अगर दूसरे पॉइंट पे उस चार्ज को ट्रांसफर करना है, बोले कि चार्ज है, चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पे कोई चार्ज है, दूसरा चार्ज, और उसको उस इलेक्ट्रिक फील्ड में ही किसी दूसरे पॉइंट पे अगर ट्रांसफर करना है
तो जो वर्क डन होगा उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस बराबर पढ़ाया जाता है वर्क डन बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज ट्रांसफर, V बराबर W बाई Q। ये फॉर्मूला क्लास 10th में भी बच्चे पढ़े रहते हैं इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में। V बराबर W बाई Q, V हुआ पोटेंशियल डिफरेंस बराबर वर्क डन बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज ट्रांसफर। अब आप ये देखिए कि W बराबर क्या लिखेंगे, तो Q इंटू V। W बराबर लिखेंगे Q इंटू V, Q का मतलब चार्ज, V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन बराबर Q के जगह पर लिखते हैं N इंटू फराडे। इस पर चर्चा हम लोग का अगले क्लास में होगा। जब अगला क्लास हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ेंगे तो उसमें ये फॉर्मूला देखेंगे, Q बराबर N इंटू F। V है वोल्टेज, तो सेल के लिए सेल वोल्टेज है E नॉट सेल। V है पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज, तो ये वोल्टेज है सेल के लिए E नॉट सेल। तो W बराबर हो गया NF E नॉट सेल। W का मतलब वर्क डन। तो सेल अगर वर्क कर रहा है, अगर सेल वर्क कर रहा है, वर्क डन बोले कि अगर सेल वर्क कर रहा है तो सेल तभी वर्क करेगा जब डेल्टा G का वैल्यू नेगेटिव होगा। क्योंकि कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होता है, जब डेल्टा G का वैल्यू नेगेटिव होता है। इसके पहले भी बताए थे गिब्स एनर्जी के बारे में कि 11th में ये बात बताया जाता है कि कब कोई रिएक्शन होगा, कब कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो अगर यहाँ वर्क डन लिखा हुआ है तो वर्क तभी होगा जब डेल्टा G का वैल्यू नेगेटिव होगा। बोले कि जब डेल्टा G का वैल्यू अगर नेगेटिव होगा तभी वर्क डन होगा, NF E नॉट से। अब बोले कि जब डेल्टा G का वैल्यू अगर नेगेटिव होगा तभी वर्क डन होगा, NF E नॉट से। अब डेल्टा G बराबर ये माइनस को इधर अगर लिख दें तो माइनस NF E नॉट से। ये हो एक फॉर्मूला। अभी इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। बात सुनिए, डेल्टा G बराबर माइनस NF E नॉट से, इसको इक्वेशन 1 मान ले। आप ये सब साथ में नोट करते जाएंगे। इक्वेशन 1 माने हैं इस फॉर्मूले को डेल्टा G इक्वल्स टू माइनस NF E नॉट सेल। इसको इक्वेशन 1 माने हैं, इसी चीज को यहां लिख दिए हैं और इस पूरा बोर्ड को रब कर दिया। देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई सेल रिएक्शन है, कंसीडर अ सेल रिएक्शन, ऐसा सेल रिएक्शन A, B, C, D, अगर इस तरीके का कोई सेल रिएक्शन है, इस सेल रिएक्शन के लिए अगर नस्ट इक्वेशन लिखे तो लिखेंगे E सेल is equals to E नॉट सेल माइनस RT NF LN concentration of product by concentration of reactant। कुछ देर पहले बताया कि नस्ट इक्वेशन फॉर सेल को इस तरीके से लिख सकते हैं, ये ओरिजिनल फॉर्मेट है। इसके बाद E सेल इज इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस RT NF LN, इतने के जगह पर लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। इसके बाद ये भी जानते हैं कि अगर इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो E सेल का वैल्यू 0 हो जाएगा। ये पिछले क्लास में बताएं, लास्ट क्लास में बताया है कि जब इक्विलिब्रियम आ गया मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन अगर बराबर हो गया
तो इक्विलिब्रियम का ये प्रॉपर्टी है कि एट इक्विलिब्रियम ऑल ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज बिकम्स कांस्टेंट। मतलब लगता है कि रिएक्शन रुक सा गया, तो जब लगता है कि रिएक्शन रुक सा गया तो मतलब सेल वोल्टेज देना बंद कर देगा। एट इक्विलिब्रियम ई सेल बराबर 0। तो फिर ई नॉट सेल बराबर क्या लिख सकते हैं? ई नॉट सेल बराबर, अगर इसको बराबर के इधर कर दे तो लिखेंगे आर टी एन एफ ln k से। अब ये जो ई नॉट सेल का वैल्यू आया, इस ई नॉट सेल के वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे इक्वेशन 1। ऑन पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ ई नॉट सेल इन फर्स्ट, ये जो पहला वाला इक्वेशन है उस पहले वाले इक्वेशन में ई नॉट सेल के वैल्यू को पुट करेंगे। पहला वाला इक्वेशन है डेल्टा जी इज इक्वल्स टू, ये हम लोग स्टैंडर्ड डेल्टा जी लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर स्टैंडर्ड ई नॉट सेल होगा, ई सेल आपका स्टैंडर्ड वाला हुआ, अगर ये ई सेल होता तो डेल्टा जी लिखा रहता। खैर, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ और ई नॉट सेल है तो ई नॉट सेल की जगह पे लिख सकते हैं आर टी एन एफ ln k से। अब ये NF और ये NF कट गया तो आएगा डेल्टा G इज इक्वल्स टू माइनस RT ln k से। ये सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये इन सब फॉर्मूले पे आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा, बोले कि ये सब फॉर्मूला पन्ना में आप अच्छे से नोट करते चलेंगे। डेल्टा जी इज इक्वल्स टू, अगर लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में चेंज करना है तो इसको 2.303 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2.303 RT लॉग बेस 10 KC। ये फॉर्मूला इस तरीके से लिख के इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल बनाया जाता है। तो जो भी फॉर्मूला आया आपका इस टॉपिक में, वो सारा फॉर्मूला आप अच्छे से कॉपी पे नोट करके याद करेंगे ताकि इसमें जब प्रॉब्लम बताया जाए तो आपको दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। NCERT का अभी सबसे पहले एग्जांपल नंबर 3.3 लिखेंगे। द स्टैंडर्ड electrode potential for Daniell cell is 1.1 volt. Calculate the standard Gibbs energy for the reaction. रिएक्शन दिया हुआ है जिंक सॉलिड Cu+2 aqueous Zn+2 aqueous प्लस Cu सॉलिड, ये रिएक्शन दिया हुआ। अब देखिए पहले क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर सेल इज 1.1 वोल्ट। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, ये हुआ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, ये दिया हुआ है 1.1 वोल्ट। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, गिब्स एनर्जी हुआ, ये हुआ स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, ये आपको निकालना है इस रिएक्शन के लिए।
तो आप इसके और इसके बीच में फॉर्मूला पढ़े हैं कुछ देर पहले। क्या पढ़े हैं कि डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ये फॉर्मूला पढ़े। अब आप जान जाइए कि n कितना है। तो आप देखिए 0 से 2 चार्ज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन का 2 लॉस हुआ, और +2 से 0 2 चार्ज घट रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ। मतलब इस रिएक्शन में n का वैल्यू है 2। F है फराडे कांस्टेंट 96487, ये एग्जैक्ट वैल्यू होता है। इसका यूनिट होता है कूलम पर मोल, कूलम पर मोल, ये F का वैल्यू हो गया। अब डेल्टा जी आपको निकालना है तो सब वैल्यू को पुट करिए, -2 इंटू F 96487 कूलम पर मोल इंटू ई नॉट सेल, ई नॉट सेल है 1.1 वोल्ट। अब क्या कर रहे हैं, इसको इसको और इसको गुना कर रहे हैं। इसको गुना करिएगा तो आएगा 21227। अब देखिए ये कूलम इंटू वोल्ट, कूलम इंटू वोल्ट वो आप लिख सकते हैं जूल। कैसे? तो आप पढ़े हैं पोटेंशियल डिफरेंस बराबर वर्क डन बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज ट्रांसफर। तो W बराबर ये हो गया Q इंटू V। Q का यूनिट कूलम, इसका यूनिट V, और वर्क डन का यूनिट जूल। जूल को लिख सकते हैं कूलम वोल्ट, मतलब कूलम वोल्ट कहीं भी है तो जूल लिखा जा सकता है। तो ये कूलम है, ये वोल्ट है, तो लिख दिए जूल, और ये पर मोल। वैल्यू थोड़ा बड़ा है तो इसको छोटा करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो गया किलो जूल पर मोल। ये आ गया आपका स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी का वैल्यू। नोट कर ले इसको। ये जो क्वेश्चन अभी आपको बताने जा रहे हैं, ये एनसीईआरटी का इंडेक्स्ड का 3.4 नंबर है। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कई दफा ये एग्जाम में आया हुआ है और कई दफा एग्जाम में आगे आएगा भी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लिखेंगे। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड in contact with a solution whose pH is 10. Calculate the potential of hydrogen electrode in contact with a solution whose pH is 10. देखिए आपसे पोटेंशियल पूछ रहा है। कैलकुलेट द पोटेंशियल किसका? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऐसे लिखा जाता है H+ H2, ये पूछ रहा है इसका वैल्यू। अब आप सोचिएगा कि ये तो साइंटिस्ट लोग फिक्स किया था 0 वोल्ट, तो हाँ ये फिक्स किया था स्टैंडर्ड वाला, तो स्टैंडर्ड नहीं पूछ रहा है आपसे, नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पूछा। स्टैंडर्ड कब होता है? जब एसिड जो लेते हैं कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर लेते हैं। यहां पर है कि ऐसा एसिड लिए हैं जिसका pH 10 है। मतलब फिगर अगर बनाए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, तो एसिड लेते थे, यहां एसिड ऐसा लिया गया है जिसका pH 10 है। बाकी वैसे ही ऐसे ट्यूब है, इसका माउथ क्लोज्ड है, प्लेटिनियम का वायर निकला हुआ है, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस भरे हुए हैं हम लोग,
ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, जो सॉल्यूशन है, जो एसिड सॉल्यूशन है उसका pH 10 दिया हुआ है, तब आपसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछ रहा है। अब देखिए करेंगे क्या। क्लास 11th में pH का फॉर्मूला बना था, pH बराबर माइनस लॉग H प्लस, ये pH का फॉर्मूला था। pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग H प्लस। pH का डेफिनेशन ही है कि pH इज डिफाइंड एज नेगेटिव लॉगरिथम बेस 10 ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये pH का डेफिनेशन होता है कि pH इज डिफाइंड एज नेगेटिव लॉगरिथम बेस 10 ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब खैर pH दे दिया है 10, तो pH की जगह पे 10 लिख दिया, माइनस को इधर कर दी तो माइनस 10 इज इक्वल्स टू लॉग H प्लस। यहां से अगर लॉग अगर हटाना है तो लॉग हटाना है तो इधर वाले नंबर का एंटी लॉग लेना है, एंटी लॉग ऑफ माइनस 10। अब H प्लस इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल्स टू 10 का माइनस 10 का अगर एंटी लॉग लेना है, नंबर अगर पॉइंट में नहीं है तो इसका वैल्यू 10 का पावर माइनस 10, तो ये H प्लस का कंसंट्रेशन आपको आ गया। pH दिया हुआ था, pH दिया हुआ था तो H प्लस का कंसंट्रेशन आ गया 10 टू द पावर माइनस 10। अब देखिए ये पूछ रहा है एक इलेक्ट्रोड का चर्चा किया इस क्वेश्चन में, तो यहां पर नस्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड लगाएंगे। ये होगा E H प्लस हाफ H2 इज इक्वल्स टू E नॉट H प्लस हाफ H2 प्लस 0.0591 by n log concentration of oxidized state by concentration of reduced state। तो ये तो हाइड्रोजन तो गैस होता है, H2 तो गैस होता है, गैस का प्रेशर लिया जाता है 1 बार, तो यहां पर नीचे 1 हो गया। अब देखिए ये निकालना है, इसका वैल्यू 0 प्लस 0.0591 बाई n। H प्लस अगर H में चेंज करेगा तो एक चार्ज घट रहा है, एक चार्ज घट रहा है तो n का वैल्यू 1 हो जाएगा। यहां पर 2H नहीं है, यहां पे 1H है क्योंकि आगे हाफ लगा हुआ है, तो यहां 1H पे +1, यहां पर 1H पे 0, तो एक चार्ज घट रहा है तो n का वैल्यू 1 हो गया। लॉग H प्लस का कंसंट्रेशन लाए हैं 10 का पावर माइनस 10। अब देखिए थोड़ा ऊपर लिख रहे हैं, E H प्लस हाफ H2 इज इक्वल्स टू, ये तो 0 हो गया, 1 से डिवाइड भी किए तो कोई दिक्कत नहीं, 0.0591 ही हुआ। log A का पावर x, इसका मतलब हुआ log A का पावर x, इसका मतलब हुआ x, और log A log 10 का वैल्यू 1 होता है। अब इसको 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 10 से, तो माइनस तो आगे आया, और 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल एक डिजिट इधर शिफ्ट कर जाएगा, 0.591 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया, E H प्लस हाफ H2। ये आपको निकालना था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको निकालना था हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो यही आंसर आ गया। आसान है, दिमाग में यही रखना है कि यहाँ आयन का कंसंट्रेशन डायरेक्ट नहीं दिया, आपको एसिड का pH दे दिया, तो जब pH दे दिया तो pH से H प्लस का कंसंट्रेशन पहले निकाल लिए और उसके बाद उसको यहाँ पे पुट कर दिए, बना दिए, नोट कर लीजिए इसको। अब आप क्या करेंगे, NCERT के एक्सरसाइज क्वेश्चन में 3.4 में 2 क्वेश्चन है, आप इसको बनाएंगे। उसके बाद NCERT
इन टेक्स्ट में 3.5 3.6 ये बने। तो आपको ये कुछ क्वेश्चन अभी आपको होमवर्क दिए हैं, आप इसको होमवर्क में बना लें। अगला जो लेक्चर होगा उस लेक्चर में जब आप असाइनमेंट वाला सेक्शन देखिएगा तो इसका सॉल्यूशन हम बना के उसमें डाले हुए हैं। आसान सा क्वेश्चन दिए हैं, जो अभी तक पढ़ाए हैं उसी पर बेस्ड है। आपको भी कुछ क्वेश्चन बनाना चाहिए, बस इसलिए दिए, तो आप इसको बना लीजिएगा। अगले क्लास के लेक्चर में अब अगला टॉपिक स्टार्ट होगा, वो होगा इलेक्ट्रोलाइसिस। गैल्वेनिक सेल हम लोग का पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस वाला जो पोर्शन है वो अब हम लोग डील करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।